हेलो टू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू का क्वेश्चन बेस पेपर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये सब बच्चों ने देखे होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो में। आज एमसीक्यूज़ के अलावा कौन से क्वेश्चंस आने हैं, जो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, वो हमारे असर्शन एंड रीजनिंग पर बेस हैं। तो आज हम लोग उसी पेपर में से आगे उसके नेक्स्ट जो है असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पहले इसके डायरेक्शंस को हम अच्छे से समझ लेंगे। मार्क द ऑप्शन विच इज़ मोस्ट सुटेबल, यानी हमको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और जो सबसे सही होगा उस पर हम मार्क करेंगे। वो ऑप्शन कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, ए, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। अगर हम ये पढ़ लेंगे, assertion और उसका रीज़न पढ़ लेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू चैप्टर ये हम देख लेंगे कि assertion और सही है और जो रीज़न है वो उसका राइट एक्सप्लेनेशन है। तो ये जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा हमारे साथ, तब हम देखेंगे। दूसरा है, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों असर्शन ए और बी ट्रू हों, लेकिन जो रीज़न है वो ए का एक्सप्लेनेशन ना हो, यानी उसकी व्याख्या ना करता हो। तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा। उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे, इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, यानी असर्शन तो सही होगा लेकिन उसका कारण जो है वो गलत होगा। और डी है, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स, यानी कि जब असर्शन और रीज़न दोनों ही असत्य होंगे या फॉल्स होंगे। अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जो हमारे उसी पेपर में जो हम रिवीजन क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसका 51 क्वेश्चन है। अब असर्शन देखिएगा, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस, यानी अब हम इसका असर्शन को समझें कि बिफोर यूनिफिकेशन क्या इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था? तो अगर हम अपने चैप्टर पे जाएंगे और हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली को ध्यान से पढ़ा होगा तो हमें समझ में आएगा कि यस, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। और उसमें केवल उन 7 स्टेट्स में केवल एक स्टेट ऐसा था जहाँ पर इटालियन ओरिजिन के किंग थे, और वो स्टेट भी हम लोग जानते हैं, सार्डिनिया पिडमोंट। वो स्टेट था जहाँ पर विक्टर एमेनुअल सेकंड जो है वो शासन कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ये पढ़ लेंगे कि ये वाला सेंटेंस हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो है असर्शन जो है वो राइट है कि इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स ऑफ विच ओनली वन वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउसेस। अब हमको क्लियर हो गया कि असर्शन इज ट्रू। अब रीजन पे चलें। द नॉर्थ वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली था वो क्या बोर्बन डायनेस्टी के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अगर हम लोग पूरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि मिडिल 19th सेंचुरी में इटली 7 स्टेट में डिवाइड था, जिसमें सार्डिनिया पिडमोंट केवल जो था उस पर इटालियन प्रिंसली हाउस का कंट्रोल था, जबकि जो नॉर्थ ऑफ द इटली था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था। सेंटर इटली रूल्ड बाय पोप and southern part of या southern region of Italy was under the domination of Bourbon king of Spain। यानी कि यहाँ पर हम लोग रीजन देखेंगे कि द नॉर्थ, ये रीजन में क्या है, नॉर्थ पे ध्यान दीजिएगा। द नॉर्थ वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बुर्बन किंग ऑफ स्पेन, जबकि हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है चैप्टर में कि नॉर्थ की जगह कौन सा था, ये जो साउथर्न पार्ट था। तो कहने का मतलब कि जो रीज़न है वो रॉन्ग है। अब ऑप्शन पे आते हैं। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों ही सत्य हैं
और रीज़न उसकी करेक्टली एक्सप्लेनेशन करता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अब बी पे, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो रीजन है अपने आप में पूरा रॉन्ग है। अब ऑप्शन सी पे, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिर ऑप्शन डी, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। अब हमको ये सी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने, कि ये असर्शन तो ट्रू है कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन इसका रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हम इसको सी पे राइट कर देंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52, जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड were divided into kingdom, duchies and cantons whose ruler had their autonomous territories। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो मिड 18th सेंचुरी थी उसमें जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड जो डिवाइडेड थे किंगडम, डचीज और कैंटन्स में। उसके बाद दे वर क्लोजली बाउंड टू ईच अदर इंस्पाइट ऑफ देयर ऑटोनमस रूल। ये भी हम लोगों को मालूम है कि ये लोग न्यूमेरिकली बहुत छोटे ग्रुप हुआ करते थे, पर ये लोग क्लोजली जो है आपस में कनेक्टेड थे। अब जरा ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। यानी कि दोनों सही हैं और रीजन जो है वो इसको ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। बी, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। C, assertion is true but reason is false। D, both assertion and reason are false। तो इसमें जो है ऑप्शन ए, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आइदर असर्शन और रीजन। और ये भी हमको मालूम है कि ये जो है, जो न्यूमेरिकली जो एरिस्टोक्रेसी फैमिलीज थी या एरिस्टोक्रेसी क्लास था वो बहुत ही स्मॉल था, लेकिन फिर भी वो आपस में क्लोजली कनेक्टेड थे, चाहे वो मैरिज टाई कह ले या किसी और वजह से। तो इसका आंसर जो होगा, आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, assertion, Giuseppe Mazzini worked with the conservatives for the monarchy। Giuseppe Mazzini कौन था, ये भी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि Giuseppe Mazzini जो थे वो, उन्होंने कंजर्वेटिव्स का साथ दिया था इटली, और इटली में मोनार्कल शासन को इनकरेज किया था। जबकि हम लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग 1830 Giuseppe Mazzini has sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic। जो ज्यूस्पे मैज़नी ने इटली को यूनिफाई करने के लिए काम किया था, ना कि उन्होंने मोनार्कल या कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इटली हैड टू कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स, कि आफ्टर यूनिफिकेशन इटली में जो है जो था वो कंटिन्यू रहा था जो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये रॉन्ग है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ये भी रॉन्ग है, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये भी रॉन्ग है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 53 है, बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 54, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन।
यानी कि जो किसी भी रीजन का, किसी भी टेरिटरी का जो कल्चर था, किसी हम लोगों ने पढ़ा था, चाहे वो जर्मनी का हो, ग्रीस का हो, उसने नेशनलिज्म के आइडिया को बनाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल दिया था। तो कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। ये स्टेट असर्शन जो है अपने आप में बिल्कुल राइट है। अब रीजन इसका पढ़ेंगे। वीवर्स इन साइलेशिया हैड लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हु सप्लाइड रॉ मटेरियल एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड देयर पेमेंट्स। कि हम लोगों ने पढ़ा था कि साइलेशिया के जो वीवर्स थे उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा रिवोल्ट किया था। और वो रिवोल्ट किस वजह से था ये भी हम लोगों को मालूम है कि जो वीवर्स थे 1845 में ये रिवोल्ट हुआ था, जो वीवर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट दिया था। अब वो था किस लिए कि रॉ मटेरियल की प्रॉपर सप्लाई और जो फिनिश टेक्सटाइल था उसके ऑर्डर के लिए, लेकिन उनका पेमेंट रिड्यूस कर दिया गया था। और जिसका परिणाम क्या हुआ था कि उन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया था जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो वेयर हाउसेस थे या जो उनके घर थे। उनका फर्नीचर हो गया, उनके विंडो पैन्स हो गए थे, सारी चीज़ें उन्होंने उनकी डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो कहने का मतलब कि अगर हम देखें ये वाला दोनों ही सही है कि कल्चर प्लेड, जो नेशनलिज्म का आइडिया था वो उसको करने की में कल्चर प्ले किया, लेकिन कल्चर का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो है एक साइलेशिया का रिवोल्ट था वो इकोनॉमिकल कॉज था, क्योंकि जो पेमेंट था कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाने वाला वो रिड्यूस कर दिया गया था और टाइमली उनको पेमेंट नहीं किया जाता था। तो अब इसका ये दोनों हम लोग को क्लियर हो गया कि दोनों जो हैं स्टेटमेंट आइदर असर्शन और रीजन ट्रू है। अब इसमें ये देखना है पहले कि इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कि दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है कल्चर, वो कल्चर असर्शन कल्चर की बात कर रहा है और ये एक इकोनॉमिकल हार्डशिप की बात कर रहा है। दोनों टॉपिक बिल्कुल अलग हैं। इसके बाद बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी, assertion is true but reason is false. Both assertion and reason are false. अब इसका राइट आंसर है बी, बोथ assertion and reason are true। दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, इसका assertion देखिए। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लाइक द आइडिया ऑफ लॉ पेट्री एंड ली सिटोइन। सीधी सी बात है, हम लोगों ने फ्रेंच जो आइडियल्स पढ़े थे उसमें मालूम है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने जो है एक प्रैक्टिस कर दी थी लैब पेट्री और ली सिटोइन की। लैब पेट्री मीन्स फ्रांस और सिटोइन मीन्स पीपल ऑफ द फ्रांस। दो ये जो किया गया था वो उन्होंने अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए किया था, ये हमें क्लियर है। अब रीजन पढ़ेंगे। दिस वॉज डन टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि जो फ्रांस के लोग थे उनकी एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए। हम लोगों को मालूम है लैब पेट्री मीन्स होता है फ्रेंच में फादरलैंड और सिटोइन मीन्स होता है उसके चिल्ड्रन। तो कहने का मतलब कि जो नेशन को एज ए फादरलैंड डिफाइन कर दिया गया और उनके उसके में रहने वाले लोगों को विद इन द टेरिटरी ऑफ फ्रांस जो लोग रहते थे उनको उनके संतान घोषित किया गया, जिसको ली सिटोइन या सिटीजन्स भी हम कह सकते हैं या पीपल ऑफ द फ्रांस भी कह सकते हैं। रीजन, दिस वॉज डन टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। ऐसा क्यों किया गया था? कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए। बोथ आर ट्रू, लेकिन फिर भी हम ये को ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। ए,
बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. बिल्कुल यही सही लग रहा है, लेकिन अभी दूसरे आगे भी पढ़ते हैं, बी सी डी. बोथ assertion, कभी भी पेपर में जल्दबाजी, क्वेश्चन पेपर में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही माइन्यूटली डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए सारे ऑप्शन मालूम भी होगा, क्लियर भी होगा हमें कॉन्सेप्ट, फिर भी सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे. बी, बोथ assertion and reason are true बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यानी कि रीजन, असर्शन और रीजन सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. अब इसका जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ये आइडिया लिया था कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए, तो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू हैं, और जो रीजन है वो बिल्कुल सही व्याख्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन की. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अब हम लोगों को मालूम चल गया है कि हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं वो पढ़नी है. एक जो सिंपल एमसीक्यूज आते हैं और जिसमें एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक भी आपका राइट हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और नन ऑफ द अबव भी हो सकते हैं, चारों में से कोई भी नहीं हो सकता है, तो वो सिंपल हो गए. फिर जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो असर्शन और रीजनिंग के आएंगे. उसके बाद पहले से भी आते चले जा रहे हैं, और इस बार एमसीक्यूज में पिक्चर बेस्ड, यानी कि आपके जो चैप्टर में जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो पिक्चर्स दी गई हैं एज ए सोर्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. यानी कि वो पिक्चर दी हुई होगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, या कभी भी चैप्टर को पढ़ते समय जो सोर्सेज दिए हुए हैं एज ए फिगर, तो उस फिगर्स को हमेशा नोट करके रखिए और उसको ध्यान से पढ़िए, और उसके मीनिंग्स क्या हैं, वो किस लिए बनाई गई हैं, या उसके मीनिंग क्या हैं, या वो क्या उसका पर्पस है, उसको बहुत जानना जरूरी है. अब पिक्चर बेस्ड पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. जैसे ही हमारा चैप्टर शुरू होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द इमेज गिवन बिलो इज द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848. व्हाट वाज हिज सीरीज ऑफ पेंटिंग कॉल्ड. जैसे ही चैप्टर शुरू होता है, हमको एक पिक्चर दिखाई पड़ती है, ये जैसे ही चैप्टर शुरू है, और इसके बारे में बहुत ध्यान से भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि जब डिटेल में क्वेश्चन आते थे तो इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता था और 3 मार्क्स में भी आता था. अब ध्यान दीजिएगा, इस पिक्चर के नीचे फिगर 1 है पेज नंबर 3 पर. जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ है, ये पिक्चर दी हुई है, तो उसमें ये पिक्चर आप देख रहे हैं, और उस पिक्चर के नंबर फिगर 1 में देखिएगा, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848. इस पिक्चर के नीचे ये लिखा हुआ है, जिससे पूरे क्वेश्चन का आंसर मालूम चल जाता है कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने 4 प्रिंट्स जो अपनी पेंटिंग के तैयार किए थे, जिसका नाम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक था. ये जो पेंटिंग थी वो उसकी ड्रीम्स को विजुलाइज करती थी कि आने वाला यूरोप किस तरीके से होगा. बाकी हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि किस तरीके से सारे नेशन जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसने जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में पर्सोनिफाई फीमेल फिगर की गई थी, उसके चारों ओर मार्च पास्ट करते हैं, और जो एब्सोल्यूटिस्ट हैं, निरंकुश ताकतें हैं, वो किस तरीके से शैटर्ड होके उसके सामने बिखरी पड़ी हैं. वो सब तो अलग की बात हो गई, लेकिन अभी अगर हमने पिक्चर पढ़ ली होगी, तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन जो आया है क्वेश्चन नंबर 56, द इमेज गिवन बिलो इज द पैक्ट बिटवीन नेशन, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड फ्रेडरिक सोरियो 1858. व्हाट वाज हिज सीरीज ऑफ पेंटिंग कॉल्ड. अब ये इसके नीचे जो एक लाइन लिखी है उसी में पूरा आंसर है. अब ऑप्शन ए देखिए, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ऑप्शन बी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ऑप्शन सी वर्ल्ड डेमोक्रेसी. ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. जैसे कि हम लोगों ने जैसे ही वो फिगर हम पढ़ेंगे तो उसमें द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से लिख के आता है. अगर हमको ये मालूम होगा कि उन्होंने
इस तरीके से डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को विजुलाइज किया था या या उसको पेंट किया था, तो इसका सीधे से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब सेकंड पिक्चर, इन द पिक्चर गिवन below are Giuseppe Mazzini and the founding of Young Europe in Bern 1833। हम लोगों ने टॉपिक 2 जो था उसमें रेवोल्यूशनरी एक टॉपिक पढ़ा था 2.4 में, जिसमें ज्यूस्पे मैजनी के बारे में पढ़ा था कि वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे जिनका जन्म 1807 जिनोवा में हुआ था। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज की फॉर्मेशन की थी, एक थी यंग इटली जिसकी मार्शलेज में की थी, सेकंड थी यंग यूरोप जिसकी बर्न में की थी। और इस उनकी इन सोसाइटीज में यंग यूरोप में जो उसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट के भी लोग शामिल थे। अब उसी के स्थापना के समय में का ये जो आपकी पिक्चर है फिगर 7 पेज नंबर 12, जिस पे मैजनी एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न 1833 ये पिक्चर है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मैजनी बिलीव, उनका विश्वास क्या था, मैजनी क्या चाहते थे, किस किस बात पर विश्वास करते थे? वो नेशन स्टेट को इमेजिन करते थे और जो मोनार्कल सिस्टम था यूरोप में, जो ऑटोक्रेटिक रूल था उसका विरोध करते थे, जो कंजर्वेटिज्म था उसका विरोध करते थे। तो इसमें ऑप्शन ए, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। Option B, he intended nation to be the natural units of society. Option C, people intended nation to be the natural units of mankind. Option D, God had created kingdoms to be the natural units of mankind. तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उनका मानना था, मैजनी बिलीव दैट गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि जब ईश्वर ने एक नैसर्गिक इकाई के रूप में राष्ट्रों को चुना है तो उसको किसी के भी कंट्रोल में या अंडर में नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सॉरी, इसका ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 58, द इमेज बिलो इज ए कवर ऑफ जर्मन अल्मेनिक, यानी कि जर्मन पंचांग की। हु डिजाइन द कवर, इसका कवर किसने डिजाइन किया था? ये भी आपके चैप्टर में दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर फिगर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेस्टिल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरीज crowd has seen placed next to a similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in the German province of Kassel. Accompanying the illustration is the slogan, the people must seize their own freedom. ये इसका कवर, अब उसी में आगे पढ़ेंगे, रेबमन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेंज, यानी कि इसको द कवर ऑफ जर्मन एलेमेक डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रेस रेबमैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये फिगर आपकी जो है पेज नंबर 5 पर फिगर नंबर 2 है। द सब्जेक्ट ऑफ दिस इमेज इज पेंटेड बाय जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। व्हाट डज इट डिपिकेटेड? इसके ऑप्शन पहले देखिए।
You have question number 59. Figure 4, page number 7. The planting of Tree of Liberty in Zweibrücken, Germany. ये दर्शा रही है कि किस तरीके से ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ ज्यूबर्केन बाय द फ्रेंच आर्मी, किस तरीके से फ्रेंच आर्मी ने इस टाउन पर जो है वो कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए। 60 द फ्रेंच पेंटर, पेज नंबर 60 भी एक जो है वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। पेज नंबर 14 फिगर 8, आपकी बुक का पेज नंबर 14 फिगर 8 जो है उसका ये क्वेश्चन आया है। आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फ्रेंच पेंटर Delacroix was one of the most important French romantic painters. This huge painting depicts an incident in which 20,000 people were killed. Where did this incident took place? कि ये एक फ्रेंच पेंटर ने जो ये पेंटिंग बनाई है वो ओरिजिनली क्या थे, रोमांटिक पेंटर्स थे जिन्होंने एक ह्यूज पेंटिंग बनाई है जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। और ये इंसिडेंट किस स्थान पर हुआ था? चियोस इन ग्रीस, सोफिया इन बुल्गारिया, बुचरेस्ट इन रोमानिया, बेलग्रेड इन सर्बिया। अभी अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि द फ्रेंच पेंटर डिलाक्रोइक्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर। द ह्यूज पेंटिंग 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर depicts an incident in which 20,000 Greeks were said to have been killed by Turks on the island of Chios. By dramatizing the incident, focusing on the suffering of women and children and using vivid colors, Delacroix sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy for the Greeks. अब हमको समझ में आ गया। अगर हमने इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ सोर्स, सारे सोर्स को पढ़ना जरूरी है। अगर हमने ये पढ़ा होगा तो ये समझ में सही से आ जाएगा कि किस तरीके से जो तुर्क्स के द्वारा ये इंसिडेंट ग्रीस में हुआ था और वो था चियोस इन ग्रीक्स। तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसीलिए पिक्चर के सोर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो है आफ्टर द जर्मन यूनिफिकेशन, उसकी ये एक पिक्चर है। क्वेश्चन नंबर 61 फिगर 13 पेज 20, जिसमें बिस्मार्क को एक चाबुक लिए हुए या हंटर लिए हुए दिखाया जा रहा है। अब बिस्मार्क जो थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। What does this caricature of Ottoman Bismarck in the German Reichstag, जो पार्लियामेंट होती है, राइक्सटैग को भी ध्यान रखना जरूरी है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता था। पार्लियामेंट डिपिक्ट्स एड्रेसिंग द पार्लियामेंट, जो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि कोई एक हंटर लेके किसी पार्लियामेंट को एड्रेस नहीं कर सकता है। डिक्टेटिंग द पार्लियामेंट, कुछ कुछ सही लग रहा है कि जो एक डिक्टेटर होता है वो अपने हिसाब से पार्लियामेंट को चलाता है। क्लीनिंग द पार्लियामेंट, फिर भी कोई हंटर लेकर जो है पार्लियामेंट में नहीं जा सकता है। उसके बाद टीचिंग द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में टीच करना। हम लोग को मालूम है कि ऑटोमन बिस्मार्क जो थे वो एक तरीके से उनकी पॉलिसी आयरन एंड ब्लड कही जाती है, और एक तरीके से जो चुने हुए पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उन पर जो डोमिनेंस था वो ऑटोमन बिस्मार्क का ही था। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, डिक्टेटिंग द पार्लियामेंट, यानी कि जो चुने हुए सदस्य हैं उन पर जो प्रभुत्व है, जो डोमिनेंस है, वो ऑटोमन बिस्मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 62 Here Garibaldi is helping King Victor Emmanuel II of Sardinia Piedmont to pull on the boot named Italy. What does this caricature depict? यानी कि ये जो है विक्टर एमेनुअल सेकंड को शूज पहनाते हुए गैरिबाल्डी का
एक चित्र है, ये जो पेंटिंग है या ये जो चित्र है वो क्या कह रहा है? हम लोगों को ये मालूम है कि गैरीबाल्डी जो थे वो, उनका नाम एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर में, इटालियन फ्रीडम फाइटर में आता है, और उन्होंने किस तरीके से जो साउथर्न इटली में से वॉलियंटियर्स को ऑर्गेनाइज किया था, और उसके बाद अपना इटली का अधिकार जो है किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और साउथर्न इटली पर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था गैरीबाल्डी का। अब ये जो गैरीबाल्डी इनको शूज पहना रहे हैं, उसका ये जो कैरिकेचर है ये क्या कह रहा है? ही वॉज द मैन टू क्राउन हिम एज एम्परर ऑफ इटली, क्योंकि वो एम्परर थे इटली के। बी, गैरीबाल्डी वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर। He supported Victor Emmanuel II in his efforts to unify the Italian state. None of the above. अगर इसमें none of the above की जगह ये होता कि both B and C is correct, तो हमारा ये D सही होता, लेकिन none of the above है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे कि वो जो शूज पहना रहे हैं तो उनका हाथ जो है वो शूज के सोल के पास है, यानी कि वो विक्टर इमैनुअल को आगे बढ़ने के लिए, इटली में आगे जाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं एज एन एम्परर। तो यहाँ पर होगा ही सपोर्टेड विक्टर इमैनुअल सेकंड इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स, यानी कि वो एक तरीके से इटली के बेस हैं। अगर वो इटालियन बूट उनको पहना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ के किंग होंगे, और वो जो इटली के जो स्टेट्स हैं उनको यूनिफाई करेंगे। लेकिन जो उसका फाउंडेशन है वो किसके पास है? फाउंडेशन कौन उसका लेट डाउन कर रहा है? सोल पकड़े हुए हैं गैरीबाल्डी। तो एक तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है विक्टर इमैनुअल को। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो नवंबर दिसंबर में क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज सिंपल एमसीक्यूज, उसके बाद असर्शन रीजनिंग, फिर पिक्चर बेस्ड, अब सोर्स बेस्ड। यानी कि चैप्टर को आप कहीं से भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, कोई भी सोर्स आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वो सोर्स दिया रहेगा और उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 जो आपका आया है वो सोर्स ए, पेज नंबर 4, अभी भी नोट कर सकते हैं। अर्नेस्ट रेनन, व्हाट इज ए नेशन, उन्होंने इसको डिफाइन किया है कि नेशन क्या है। पहले सोर्स को पूरा पढ़ेंगे। ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट एंडेवर, sacrifice and devotion, a heroic past, great man, glory, that is the social capital upon which one bases a national idea, to have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. These are the essential condition of being a people. A nation is therefore a large scale solidarity. Its existence is a daily plebiscite. Plebiscite. A province is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitants. A nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. The existence of nation is a good thing, a necessary even their existence is a guarantee of liberty which would be lost if the world had only one law and only one master. उन्होंने एक नेशन स्टेट को डिफाइन किया है कि एक नेशन जो है उसका निर्माण किस तरीके से होता है। अब इसमें पूछा है इन कॉन्टेक्स्ट टू द सोर्स व्हाट डज एग्जिस्टेंस ऑफ डेली plebiscite means,
प्लेबिसाइट मीन्स होता है जनमत या रेफरेंडम। अगर हमको प्लेबिसाइट का मीनिंग मालूम है तो हम बहुत आसानी से इसके आंसर को बता सकते हैं। द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, people's rejection to the government policies, demonstration of strike and rallies to protest, none of these। पहले बिसाइड माने हम लोग को मालूम है रेफरेंडम या जनमत होता है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, ये भी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये है सोर्स बी, पेज नंबर 10। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिस्ट बिगन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। जो न्यू मिडिल क्लास का लिबरलिज्म, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जिस तरीके से नई नई आर्थिक मांगे, जो इकोनॉमिकल डिमांड्स थी, वो न्यू मिडिल क्लास की होने लगी, तो जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्या सोचने पर मजबूर हो गए। दे टॉक्ड ऑफ हाउ द नेशन कुड डेवलप एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स कुड हेल्प फोर्स दिस नेशन टुगेदर। यानी वो सोचने लगे कि किस तरीके से एक नेशन जो है इकोनॉमिकली डेवलप हो सकता है और किस तरीके से एकजुटता हो सकती है। फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन इन जर्मनी, रोट इन 1834। ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये जो आपका सोर्स है, वो लिखा किसके द्वारा गया है? फ्रेडरिक लिस्ट, जो कि प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन इन जर्मनी। The aim of the Zollverein is to bind the Germans economically into a nation. It will strengthen the nation materially as much by protecting its interest extremely as by stimulating its internal productivity. It ought to awaken and raise nation sentiments through a fusion of individual and provincial interests. The German people have realized that a free economic system the only means to engender nation feeling। यानी कि किस तरीके से उन्होंने जो इकोनॉमिक लिबर्टी को, जब जोल्वेराइन की फॉर्मेशन हुई थी, तो उन्होंने इकोनॉमिकल लिबर्टी को किस तरीके से नेशन इंटरेस्ट से जोड़ा था कि अगर लोगों को इकोनॉमिकल फ्रीडम मिलेगी तो वो किस तरीके से नेशनल फीलिंग या नेशनल सेंटिमेंट को इनकरेज करेगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज जोल्वेराइन? जोल्वेराइन हम लोगों ने पूरा पढ़ा है, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने जोल्वेराइन को पूरा डिस्कस भी किया है कि 1834 में एक कस्टम यूनियन नेम्ड एज जोल्वेराइन का फॉर्मेशन हुआ था विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशा। उसने कुछ प्रोविज़न किए थे, जैसे कस्टम बैरियर्स को एबॉलिश किया था, 30 करेंसी को रिड्यूस करके 2 करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया था, रेलवे नेटवर्क का एक्सपेंशन किया था। ये कुछ उसके जो मेजर्स थे, जो चीफ मेजर्स थे। अब ये पूछ रहे हैं जोल्वेराइन का मतलब क्या है? व्हाट इज जोल्वेराइन? क्या थी? कस्टम यूनियन, कस्टमर यूनियन, लेबर यूनियन। हम लोग पहले कह चुके हैं ये एक कस्टम यूनियन थी, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये द ग्रीन ब्रदर्स, पेज नंबर 15, सोर्स जो है आपका बॉक्स 1 में ग्रीन ब्रदर्स के बारे में दिया गया है। ग्रीन ब्रदर्स कौन थे ये हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ये सोर्स है ग्रीन ब्रदर्स का, जो कि लॉ के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने लगभग 6 सालों तक जर्मनी के कई गांवों में विजिट करके वहाँ की जो फोक टेल्स थी उनको कलेक्ट किया था। साथ ही साथ उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए 33 वॉल्यूम की डिक्शनरी, जर्मन लैंग्वेज की डिक्शनरी भी पब्लिश की थी। इसीलिए ग्रीम ब्रदर्स को बहुत ही रिस्पेक्टफुली आज भी देखा जाता है, और उनकी जो ग्रीम्स फेरी टेल है वो आज भी जर्मन जो है उससे फेमिलियर हैं।
अब ये सोर्स पढ़ेंगे, द ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग। किस तरीके से उन्होंने लोक कथाओं को कलेक्ट करके एक राष्ट्र निर्माण की ओर कदम बढ़ाया था। जर्मन फेरी टेल्स इज ए फेमिलियर नेम, सभी लोग जर्मन के लोग जो हैं जानते हैं। द ब्रदर्स जैकोब एंड विल्हेम ग्रिम वर बोर्न इन द जर्मनी सिटी ऑफ हनाउ in 1785 and 1786 respectively. While both of them studied law, जैसा मैंने बताया है कि वो लोग लॉ के स्टूडेंट थे, they soon developed an interest in collecting old folk tales. यानी कि कानून की पढ़ाई करते करते उनका इंटरेस्ट क्या हो गया कि वो जर्मन के कई गांव में, कई इलाकों में जाकर वहाँ की लोक कथाएं क्या होती हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रांसफ़र होती रहती हैं वर्बली, उनको कलेक्ट करें। अब उसको कलेक्ट करने के लिए उन्हें अलग अलग गांव में जाना पड़ा होगा और वहाँ के लोगों से वहाँ की प्रचलित लोक कथाएं जो पॉपुलर फोक टेल्स थे उनके को कलेक्ट करना पड़ा होगा। इसके लिए कोई बहुत थोड़ा टाइम नहीं लगा था। दे स्पेंड 6 years ट्रेवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, टॉकिंग टू पीपल एंड राइटिंग डाउन फेरी टेल्स। वो लोगों से सुनते थे जो भी लोक कथाएं होती थी और उसको नोट करते थे, विच वर हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशंस। और वो ऐसी कथाएं होती थी जो किसी गांव के लोगों को अपने पूर्वजों से या एंसेस्टर से मिली होती थी। यानी कि ये कथाएं जनरेशन टू जनरेशन चली जा रही थी, भले ही उनमें थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो। These were popular both among children and adults. In 1812, they published their first collection of tales. Subsequently, both the brothers became active in liberal politics, especially the movement for freedom of the press. 1812 में उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। उसके बाद वो एक नए मूवमेंट में जो है वो लग गए। वो क्या था, जो पॉलिटिक्स है उसको लिबरल, उसको उदारवादी बनाना, राजनीति को। और इसमें उनका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि जो प्रेस की फ्रीडम यानी कि प्रेस की आज़ादी की ओर काम करने लगे। इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश्ड ए 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया था कि उन्होंने जर्मन लैंग्वेज की डिक्शनरी भी 33 वॉल्यूम में पब्लिश की थी। द ग्रिम ब्रदर्स ऑल्सो सो फ्रेंच डोमिनेशन एज ए थ्रेट टू जर्मन कल्चर। यानी कि जो फ्रेंच डोमिनेशन जर्मनी पर थी उसको वो ये मानते थे कि इससे जो जर्मनी की संस्कृति है, जो जर्मन का कल्चर है, वो स्पॉइल हो जाएगा। एंड बिलीव दैट द फोक टेल्स दे हैड कलेक्टेड एंड एक्सप्रेशंस ऑफ ए प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। उनका कहना था कि जो जर्मन का असली कल्चर है, जो जर्मन की आत्मा है, वो कहाँ बसती है, उसकी लोक कथाओं में। दे कंसिडर्ड देयर प्रोजेक्ट्स ऑफ कलेक्टिंग फोक टेल्स एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज एज पार्ट ऑफ द वाइडर इफेक्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन एंड क्रिएट ए जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। वो मानते थे, उनका मानना था कि जो जिस प्रोजेक्ट पर वो लोग लगे हैं कि फोक टेल्स को कलेक्ट करके उसको पब्लिश करना और जर्मन लैंग्वेज को इनकरेज करना, वो जर्मन नेशनल यूनिटी या आइडेंटिटी को बढ़ावा देगी। अब इसका ये पूरा जब हम पढ़ लेंगे स्टेटमेंट, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तुरंत क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो भी आपको एक एक लाइन पढ़ना है और समझना है। इसे कहीं बाहर से नहीं आएगा, बुक से ही आएगा। इसलिए पहले से ही बुक के जितने सोर्सेज हैं उसको पढ़ के समझ के रखना चाहिए। वाई डिड द ग्रिम ब्रदर्स बिगन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स? ग्रिम ब्रदर्स ने पुरानी लोक कथाओं को कलेक्ट करना क्यों शुरू किया, इकट्ठा करना क्यों शुरू किया? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ भी चुके हैं और इस स्टेटमेंट में क्लियर है। और यही स्टेटमेंट बता भी रहे हैं कि पेज नंबर 15 पर बॉक्स में दिया हुआ है। इसलिए पहले से ही केवल एक ही चैप्टर आना है हिस्ट्री का इस वाले बोर्ड में, जो बोर्ड 1 है। तो इसको पहले से ही जो सोर्सेज हैं उसको क्लियर करके रखेंगे, सोर्स बेस्ड। उसको अगर उसको लेफ्ट कर दिया तो उसी में से क्वेश्चन आएंगे, फिर उस समय समझ में नहीं आएगा। पहले से ही पढ़ के उसका मीनिंग, उसमें जो वर्ड्स हैं, एक बहुत ही स्पेसिफाई वर्ड्स होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, सोशल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, सिविक्स के, साइंस के। उस वर्ड के बेस पर अगर क्वेश्चन आ गया, उसका मीनिंग नहीं मालूम है, तो अपने आप ही से जो है आंसर रॉन्ग हो जाएगा।
अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो, व्हाई डिड द ग्रिम ब्रदर्स बिगन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग पूरा डिस्कस चुके हैं कि उन्होंने फ्रेंच डोमिनेशन को वे खतरा मानते थे। जो फ्रांसीसियों का अधिकार था जर्मनी पे, उसको खतरा मानते थे, और ये मानते थे कि उससे जर्मनियों का कल्चर और आइडेंटिटी वो स्पॉइल हो जाएगी। तो अब ऑप्शन पढ़ेंगे, कलेक्टिंग फोक टेल्स एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज, expression of a pure and authentic German spirit, create a German national identity, all the above। अगर हमने ये वाला सोर्स पूरा ढंग से पढ़ा होगा तो ये चारों सेंटेंस, ये चारों ऑप्शन हमें मिल जाएंगे कि वो क्या कर रहे थे, कलेक्टिंग फोकटेल्स एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज, इस पर वर्क कर रहे थे। एक्सप्रेशन ऑफ ए प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट, उनका ये मानना था कि जो फोक टेल्स है उनमें ही जर्मन, उससे ही जो है ओरिजिनल जर्मन कल्चर और जर्मन स्पिरिट मालूम चलती है। तीसरा क्या है कि सी क्या है ऑप्शन, क्रिएट ए जर्मन नेशनल आइडेंटिटी, वो जो जर्मन की एक सामूहिक पहचान थी जर्मन राष्ट्र की, उसको क्रिएट करना चाहते थे। अब ये जब तीनों सही हैं तो चौथा क्या है, ऑल द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 66, जूसपे गैरिबाल्डी यानी इटली यूनिफिकेशन पे बॉक्स 2 पेज नंबर 22 पर, बॉक्स 2 में ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है जो इस क्वेश्चन पेपर में है। तो जूसपे गैरिबाल्डी के बारे में भी, जूसपे गैरिबाल्डी के बारे में भी जानना जरूरी है। अब जूसपे गैरिबाल्डी 807 टू 882, ये इनका पूरा लाइफ टाइम है। is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters. He came from a family engaged in coastal trade and was a sailor in the merchant navy। यानी कि वो एक नाविक परिवार को से आता था। इन 1833 ही मेट मैजनी, 1833 में उसकी मुलाकात किससे हुई, जिसपे मैजनी से, और उसने ज्वाइन क्या किया, ज्वाइन द यंग इटली। जब उस मैजनी से प्रभावित होकर 1833 में उसकी मैजनी से मुलाकात हुई और उसने यंग इटली को ज्वाइन कर लिया और यंग इटली के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगा, है ना। मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट इन ए रिपब्लिक अपराइजिंग इन पिडमोंट, यानी कि रिपब्लिकन अपराइजिंग, एक विद्रोह पिडमोंट में 1834 में एक विद्रोह हुआ जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया। इस अपराइजिंग को तो सप्रेस कर दिया गया और गैरिबाल्डी भागकर कहाँ चले गए, जब ये उसका दमन कर दिया गया इस अपराइजिंग का या इस विद्रोह का, तो गैरिबाल्डी जो है फ्ली टू द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भाग गए, वेयर ही लिव्ड इन एग्जाइल टिल 1848। लगभग वो 14 ईयर्स तक जो है साउथ अमेरिका में एक एग्जाइल या वनवास के रूप में बाहर रहे। In 1854, he supported Victor Emmanuel II in his efforts to unify the Italian states। 1854 में उन्होंने विक्टर इमैनुअल, जो सार्डिनिया पिडमोंट के रूलर थे, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, किस लिए, इटली को यूनिफाई करने के लिए। In 1860, Garibaldi led the famous expedition of the Thousand to South Italy। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, गैरिबाल्डी ने जो है जिसपे गैरिबाल्डी ने साउथ इटली का टूर किया था और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो वॉलंटियर्स थे वो पीजेंट्स थे, युद्ध के लिए उनको तैयार किया था। अब जो है उन्होंने थाउजेंड्स, जो साउथर्न इटली में था, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स को अपनी आर्मी में ज्वाइन किया था। और ये देख, फ्रेश वॉलंटियर्स केप्ट ज्वाइनिंग थ्रू द कोर्स ऑफ द कैंपेन टिल देयर नंबर्स ग्रू टू अबाउट 30,000। दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स, यानी कि जो वॉलंटियर्स थे उनकी यूनिफॉर्म रेड रही होगी, इसलिए वो रेड शर्ट्स के नाम से जाने जाते थे। In 1867, Garibaldi led an army of volunteers to Rome to fight the last obstacles to the unification of Italy। 1867 में जो आखिरी रुकावट थी, बाधा थी इटली के यूनिफिकेशन में, उसको दूर करने के लिए उनके वॉलंटियर्स ने रोम में लड़ाई की। और उसके बाद द पेपल स्टेट वेयर ए फ्रेंच गैरिसन वाज स्टेशन,
है ना, पेपल स्टेट पे कंट्रोल किया, और जहाँ पर फ्रांसीसियों का गैरिसन स्टेशन था उस पर कब्जा किया। द रेड शर्ट प्रूव टू बी नो मैच फॉर द कंबाइंड फ्रेंच एंड पेपल ट्रूप्स। रेड शर्ट ने युद्ध में साबित कर दिया कि जो रेड शर्ट्स और फ्रेंच का है उनका कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। इट वॉज ओनली इन 1817 when during the war with Prussia, France withdraw its troops from Rome that the papal state were finally joined the Italy। कि पेपल को इटली में मिलाने में उनका और उनके वॉलंटियर्स का कितना कंट्रीब्यूशन था। अब ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। लगभग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। पहले इसके ऑप्शन देख लें। हाउ हाउ डू वी नो गैरिबाल्डी फ्रॉम द अबव कॉन्टेक्स्ट। हम अगर ऊपर का ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो हम गैरिबाल्डी को किस तरीके से जानेंगे। ही वॉज द मैन टू क्राउन हिम एज एम्परर ऑफ इटली। वो उसने खुद अपने को एम्परर इटली का घोषित कर लिया था। ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। गैरिबाल्डी वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर। He supported Victor Emmanuel II in his efforts to unify the Italian states. D, both B and C। अब इसमें केवल ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है और बी एंड सी राइट है कि गैरिबाल्डी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर थे इटली के। और सी, ही सपोर्टेड विक्टर एमेन्युअल सेकंड इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट। उन्होंने विक्टर एमेन्युअल को बहुत अधिक सपोर्ट किया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है। अब लगभग ये चैप्टर इसका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 उसका एमसीक्यू रिवीजन करेंगे।